अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डिजिटल चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, पिछले 12 घंटे में जो अहम तरीन खबरें डेवलप हुई हैं उसके बारे में तफसील से आपको आगाह करेंगे। ख़ास तौर पे कतर पर जो इसराइल का हमला हुआ है उसके बाद पाकिस्तान की जानिब से एक बहुत बड़ा बयान जो है वो सामने आया है तमाम मुस्लिम ममालिक के लिए। उसे भी शेयर करेंगे। मौजूदा सूरत हाल क्या है कतर में, उसकी डिटेल्स भी आपके साथ शेयर करेंगे। नेपाल के अंदर हालात जो है वो आज भी बहुत टेंस हैं। तीसरा दिन हो चुका है लेकिन हालात वहाँ पे बहुत टेंस हैं, उसकी अपडेट्स भी आपको देंगे। और साथ ही साथ अडियाला जेल में अलीमा खान साहिबा की जानिब से बड़ा ही एक अहम बयान आया है और इमरान खान साहब ने अगली स्ट्रैटेजी अब क्या पाकिस्तान तरीके इंसाफ करने जा रही है उसका भी ऐलान किया है। वो डिटेल्स भी आपके साथ शेयर करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अच्छा, आप देख रहे हैं कि मैं इस वक्त अपने स्टूडियो के अंदर नहीं हूँ, इस्लामाबाद आया हुआ हूँ और इस्लामाबाद 2 दिन का क़याम होगा और इंशाल्लाह जल्दी दोबारा अपने स्टूडियो से जो है वो आपको रिपोर्ट करूँगा। लेकिन खबरों की तरफ जो है वो सबसे पहले चलते हैं। डोनाल्ड ट्रंप का जो है जनाब आज सुबह एक बड़ा लंबा चौड़ा जो है वो ट्वीट सामने आया। उन्होंने सोशल ट्रुथ जो उनका प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर उन्होंने अपना बयान जारी किया रात के तकरीबन 2 बजे। उन्होंने कहा कि जी आज सुबह जो है वो ट्रंप इंतजामिया को अमरीकी फ़ौज की जानिब से जो है वो आगाह किया गया था कि इसराइल ने हमास पर हमला जो है वो किया है और बदकिस्मती से दोहा कतर के दारुल-हुकूमत के एक हिस्से में जो है वो ये लीडर्स मौजूद थे और वहाँ पे टारगेट किया गया है। उन्होंने कहा ये फैसला जो है वो बेंजामिन नेतन्याहू जो वज़ीर-ए-आज़म है इसराइल के, उनका था। मेरा इसके साथ कोई किसी किस्म का लेना देना नहीं था, ये एकतरफ़ा फैसला था। और उन्होंने कहा कि हमने इस सिलसिले में जो है वो फौरी तौर पे कतर को जो है हमने इन्फॉर्म किया लेकिन बहुत लेट हो चुका था। तब तक ऑलरेडी जो है वो मिसाइल्स फायर हो चुके हुए थे और तब तक जो है हम कुछ नहीं कर सकते थे। उन्होंने कहा कि उसके इस हमले के बाद जो है मैंने बेंजामिन नेतन्याहू से जो है वो रब्ता भी किया है और उन्होंने मुझे बताया कि वो अमन कायम करना चाहते हैं। मेरा मानना है कि बदकिस्मत वाक़या अमन के एक मौके के तौर पर काम कर सकता है। मैंने कतर के अमीर और वज़ीर-ए-आज़म से भी बात की है और उनकी हमारे मुल्क के साथ दोस्ती और ताउन पर शुक्रिया अदा किया है। मैंने उन्हें यकीन दिलाया है कि उनकी सरज़मीन पर ऐसा वाक़या दोबारा नहीं होगा। मैं आपको पहले भी, मैंने पिछले व्लॉग के अंदर भी बताया था कि अमेरिका के लिए जो है वो बड़ी ही एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन है कि कतर जो है उसका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एलाय कंसिडर किया जाता है मशरिक़ वस्ता में और उसी दोस्त के घर के ऊपर जो है वो इसराइल की जानिब से हमला किया गया है और अमेरिका कुछ भी नहीं कर सकता, सिर्फ शक्ल देख सकता है और इससे ज़्यादा जो है वो कुछ भी नहीं कर सकता। तो इसलिए उसके लिए ये काफ़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन है। दूसरी जानिब कतर ने जो है दोबारा इस बात की तरदीद की है कि उन्हें अमेरिका की जानिब से किसी किस्म की कोई वार्निंग मिली। उन्होंने कहा जी अमेरिका ने हमसे तब रब्ता किया जब ऑलरेडी हमला हो चुका हुआ था। तो कतर ने जो है वो ज़ाहिरी बात है, जिस तरह मैं बता रहा हूँ कि बड़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन अमेरिका के लिए, वहीं पे कतर के अंदर भी जो है वो बड़ा शदीद गुस्सा जो है वो पाया जाता है और ख़ास तौर पे उनके हुक्मरानों के लिए कि जनाब आप जो है वो अमेरिका के साथ जो है वो इतनी अलायंस रखते हैं और अमेरिका के होते हुए जो है इसराइल ने आप ही के शहर के ऊपर जो है वो हमला कर दिया। दूसरी जानिब इसराइल के हमले के एक दिन के बाद मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर जो हैं वो दोहा पहुँचे हैं कतर और वहाँ पे शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान ने अमीर कतर शेख तमीम बिन हमाद अल सानी से जो है वो मुलाकात की है और दीगर जो मशरिक़ वस्ता के ममालिक हैं उनकी जानिब से भी कतर के लिए जो है वो इज़हार यकजहती के पैगाम जो हैं वो आ रहे हैं। दूसरी जानिब इसराइल पर हमास के इस हमले का हवाला देते हुए इसराइली वज़ीर दिफ़ा उन्होंने भी अपना एक पैगाम दिया है और उन्होंने कहा जी इसराइल के खिलाफ दहशत गर्दी करने वाले हर शख्स को उसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। इसराइली वज़ीर दिफ़ा ने कहा है कि जी इसराइल अपनी ताकत और सलाहियत के बलबूते पर हर जगह अपने दुश्मनों के खिलाफ कार्रवाई करेगा। उन्होंने छुपने का कि कोई जगह और कोई मौका नहीं देगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि अगर हमास ने जंग के खात्मे के लिए इसराइल की शराइत को कबूल ना किया, यानी तमाम यरगमालियों की रिहाई पर आमादा ना हुआ, तो हमास और गज़ा दोनों ही जो है वो तबाह हो जाएंगे। तो इसराइल की जारियत और जारहाना किस्म के बयान जो है वो वैसे ही अभी भी उसी तरह ही चल रहे हैं। अब एक और बड़ा इंपॉर्टेंट बयान जो है वो आया है पाकिस्तान के हवाले से और पाकिस्तान के वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ की जानिब से इसे जो है वो ट्वीट किया गया उन्होंने। और इसराइल के हवाले से पहले मैं अंग्रेज़ी में पढ़ देता हूँ फिर आपके लिए तर्जुमा भी कर दूंगा। उन्होंने कहा टाइम फॉर मुस्लिम कंट्रीज टू यूनाइट अगेंस्ट इसराइल अ रोग स्टेट एजेंडा इज टू कॉम्प्रिहेंसिवली डील विद मुस्लिम वर्ल्ड and neutralize whatever economic power they have. Thinking that going soft on Israel will keep them safe is a folly. Pakistan, an economically vulnerable state, but with a resolute government and alhamdulillah valiant professional armed forces, took on India 5 times larger state and taught them a lesson. No one underwrites security for you. Outside help matters, but invincibility comes from within. तो उन्होंने कहा है कि जी ये इसराइल के ख़िलाफ़ जो है वो तमाम मुसलमान ममालिक को जो है वो इकट्ठा होने की ज़रूरत है और सिर्फ अपने मुआशी फ़ायदे की खातिर जो है वो आप इसराइल के साथ जो है वो नरम रवैया इख्तियार नहीं कर सकते। हमें जो है वो हर सूरत अपनी ताकत जो है वो दिखानी होगी।
साथ ही साथ उन्होंने भारत के साथ जो जंग हुई है, हालिया पाकिस्तान और भारत की जंग हुई है, उसका भी उन्होंने हवाला दिया है और उसमें उन्होंने कहा है कि हमने अपने से 5 गुना बड़े मुल्क को जो है वो जेर कर दिया, क्योंकि हमारे पास मिलिट्री राइट थी और हमने उस पावर का जो है वो इस्तेमाल किया। तो उन्होंने कहा कि आपने अपनी सिक्योरिटी का ख्याल जो है वो खुद रखना होता है, बाहर बैरूनी इमदाद के लिए जो है वो आप ज़्यादा पुरुमीद मत हो। तो ख्वाजा आसिफ का ये बयान जो है वो तमाम मुसलमान ममालिक के लिए था कि जनाब अब हद हो गई है और हम सबको जो है वो इकट्ठा होने की ज़रूरत है इस मुल्क के ख़िलाफ़, इसराइल के ख़िलाफ़, वरना इसी तरह जो है वो सारे मार खाते रहेंगे। इसके अलावा एक और जो है वो खबर सोशल मीडिया के ऊपर चल रही है। वॉर एनालिस्ट एक अकाउंट है और उसने ये कहा है कि जी सोर्सेज रिपोर्ट दैट कतरी इंटेलिजेंस अरेस्टेड 2 इंडियंस इन दोहा अर्ली दिस मॉर्निंग ऑन सस्पिशन ऑफ स्पाइंग फॉर मोसाद फॉलोइंग इजरायली स्ट्राइक इन कतर। उन्होंने कहा है कि जी ये क्लेम किया जा रहा है कि 2 भारतीयों को जो है वो गिरफ्तार किया गया है दोहा के अंदर और जासूसी के इल्ज़ाम के अंदर। ये ज़हन में रखिएगा कि इससे पहले ईरान के अंदर भी जो है वो ख़ास तौर पे जो भारतीय निजाद शहरी होते हैं उनके ऊपर शकूक व शुबहात का इजहार किया गया है कि शायद वो जासूसी करते हैं इसराइल के लिए, और इसराइल और भारत का आपस में जो गठजोड़ है वो तो सभी जानते हैं। तो इन तमाम जो मशरिक़ वस्ता के ममालिक हैं, कतर हो जाए, यूएई हो जाए और भी दीगर ममालिक हो जाएँ, वहाँ पर भारतीयों की बहुत बड़ी तादाद वहाँ पर मौजूद होती है और उनके ऊपर जो है वो हमेशा ये शक किया जाता है कि वो एक्चुअली इसराइल के लिए उनमें से कई लोग जो हैं वो जासूसी भी करते हैं। तो उसी सिलसिले में अब ये खबर आ रही है कि शायद 2 भारतीयों को जो है जासूसी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया है। बहरहाल कतर पर जो इजरायली हमला हुआ है उसके बाद बैनुल-अक़वामी जो ऑयल प्राइसेस हैं, तेल की कीमतें हैं, उनमें इजाफा रिकॉर्ड किया गया है और फ़ी बैरल कीमत जो है वो $62.63 जो हो गई है। बहुत माइन्यूट इजाफा है, लेकिन इसके बावजूद ये तकरीबन 0.6% का इजाफा है, लेकिन फिर भी एक इजाफा जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो है उसमें आज फिर से बेहतरी नजर आई, 457 पॉइंट्स का इजाफा हुआ और मार्केट जो है वो 1,57,020 पॉइंट्स के ऊपर जो है वो बंद हुई है। बड़ी पॉजिटिव टेरिटरी के अंदर जो है वो मार्केट इस वक्त परफॉर्म कर रही है। दूसरी जानिब अब जरा नेपाल के बारे में भी आपको अपडेट्स देते हैं और नेपाल के हवाले से खबर यह है कि नेपाल में फ़ौज ने अब मुख्तलिफ एरियाज़ का जो पूरी तरह कंट्रोल है, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जो है वो संभाल लिया है और सिक्योरिटी एहलकारों से झड़पों में अब तक बताया गया है कि 22 अफराद हलाक और 500 से ज़ायद जो है वो ज़ख्मी हो चुके हैं। काठमांडू एयरपोर्ट जो है उसकी तमाम परवाज़ों के लिए फ़िलहाल वो अभी तक बंद है, ताहम भेरावा एयरपोर्ट जो है उसको बताया गया है कि आग लगा दी गई है। तो ये इस मरतबा ये जो मुजाहरे हुए हैं नेपाल के अंदर, इसमें एक नया एलिमेंट जो देखा गया है वो ये है कि बहुत सी इंपॉर्टेंट सरकारी इमारतों को जो है वो आग लगाई गई। बल्कि अब ये विजुअल्स भी जो है हम आपको साथ दिखा रहे हैं। हिल्टन जो एक बड़ा ही मशहूर होटल है उसको पहले मतलब उसके चंद फ्लोर्स के ऊपर आग थी, लेकिन उसके बाद ये आग जो है वो पूरे होटल के अंदर जो है वो फैल गई है। अब हिल्टन जो है वो आप जानते हैं कि एक 5 स्टार इंटरनेशनल चेन है और ज़ाहिर बात है अगर इंटरनेशनल चेन को जो है वो टारगेट किया गया है तो ये नेपाल के लिए बड़ा ही एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन जो है वो बनती है। लेकिन कहानी जो है वो सिर्फ यहाँ ख़त्म नहीं होती, बल्कि ये खबर भी आई है कि ललितपुर की जो जेल है वहाँ से तमाम 1500 कैदी जो हैं वो फ़रार हो गए हैं। तो ये तो सिर्फ एक जेल का मैं हाल बता रहा हूँ, दीगर जेलों से भी ये खबरें आ रही हैं कि वहाँ से भी बड़े ख़तरनाक कैदी जो हैं वो भी रिहा हो गए हैं, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन रियासत जो है वो बिल्कुल कोलैप्स कर गई है वहाँ पे और पूरी तरह एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इस वक्त या तो जो दंगे फसाद मचा रहे हैं या तो उनके हाथ में चली गई है या कहीं पे अगर फ़ौज ने कंट्रोल संभाला है तो उनके हाथ में है। सिविलियन जो कंट्रोल था वो मुकम्मल तौर पर इस वक्त मफलूज होकर रह गया है। तो ये बताया गया है कि काठमांडू की दिल्ली बाजार जेल के भी वहाँ पे बड़ी तादाद में कैदी जो है वो जेल के अहाते से बाहर निकल आए और एहतजाज के दौरान जारी हंगामों के बीच अपनी रिहाई का उन्होंने मुतालबा किया। अब यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि जी जेल की जो इंतज़ामिया है, ज़ाहिर बात है उनके पास खाने पीने की अशिया नहीं है। इतनी बड़ी तादाद में अगर वहाँ पे कैदी मौजूद और उनको खाना ना मिले तो आप खुद ही अंदाज़ा कर सकते हैं कि उसके बाद वहाँ पर क्या सिचुएशन बनेगी। तो दूसरा ये बताया जा रहा है कि नेपाली फ़ौज को जेल के अंदर और बाहर तैनात किया गया है ताकि मज़ीद कशीदगी को रोका जा सके और कानून नाफिज करने वाले इदारे दारुल-हुकूमत में हालात पर काबू पाने में इस वक्त उन्हें बड़ी सख्त दुश्वारी का इस वक्त सामना है। दूसरी बात यह कि ये जो एहतजाज था ये यंगस्टर्स की जानिब से जो है वो किया जा रहा था, तो जिन्हें जेन ज़ी भी कहा जाता है, उनकी जानिब से बयानात आए हैं कि जनाब ये जो तोड़ फोड़ हो रही है या कत्ल गारत हो रही है इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है और ये शरपसंद अनासिर है
जो इस मौके का फ़ायदा उठा रहे हैं और हर जगह पे आग लगा रहे हैं या तोड़फोड़ कर रहे हैं या लोगों को मार रहे हैं। हमारा इन चीज़ों से उन्होंने कहा है कि जी किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। सिर्फ ये नहीं बल्कि बड़े बड़े स्टोर्स को भी जो है वहाँ पे लूट मार शुरू हो गई है। महंगी महंगी अशिया के जो स्टोर्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स हो गए, ज्वेलरी स्टोर्स हो गए, वहाँ से भी जो है वो चीज़ों की लूट खसूट का काम जो है वो वहाँ पे जारी है। और इसमें भी मुख्तलिफ अफराद को, तकरीबन अब तक 27 अफराद को जो है वो गिरफ्तार किया गया है। बहरहाल अभी तक जो है वो यही कहा जा रहा है कि आइंदा 1 से 2 रोज़ के अंदर जो है शायद कोई अबूरी हुकूमत नेपाल के अंदर जो है वो बनाई जाएगी, जो उसके बाद नेपाल को जो है वो आगे लेके चलेगी। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस ने जो है वो एक बयान दिया है और उन्होंने नेपाल में होने वाले नुकसानात के ऊपर जो है वो गहरे दुख और रंज का इजहार किया है। दूसरी जानिब भारतीय अदाकारा मनीषा कोइराला, आपने देखा होगा बड़ी मशहूर फिल्में उन्होंने की हुई हैं। 1942 लव स्टोरी अनिल कपूर के साथ उन्होंने एक बड़ी मशहूर फिल्म की थी। इसके अलावा भी और बड़ी उनकी मतलब मशहूर फिल्में हैं। तो वो बेसिकली नेपाली निषाद हैं। भारत के अंदर तो वो काम करती थी लेकिन बेसिकली वो नेपाली निषाद हैं। तो उन्होंने भी नेपाल में मुजाहिरीन के खिलाफ जारी पुरतशद्दुद क्रैकडाउन के ऊपर जो है वो आवाज़ बुलंद की है। उन्होंने नेपाली ज़बान में लिखा है कि आज नेपाल के लिए एक स्याह दिन है जब गोलियों के जरिए अवाम की आवाज़ दबाने की कोशिश की गई और बदउनवानी के खिलाफ अवाम के गुस्से और इंसाफ के मुतालबे का जवाब गोलियों से दिया गया। जेहन में रखिएगा कि मनीषा कोइराला का ताल्लुक भी जो है वो नेपाल के एक सियासी घराने से है। तो उन्होंने भी इसलिए इस सारे मामले के ऊपर जो है वो कमेंट किया है और जो यंगस्टर्स के ऊपर या मुजाहिरीन के ऊपर जो गोलियां चलाई गई हैं उसकी उन्होंने मजम्मत की है। अब ज़रा कुछ पाकिस्तानी सियासत की तरफ आ जाते हैं, उसमें भी बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं। और सबसे पहले आज जो एक अच्छी डेवलपमेंट मेरी नज़र में हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, वो हुई जनाब चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर, उन्होंने जो है वो सहाफ़ियों के ऊपर जो तशद्दुद हुआ था उसकी उन्होंने मजम्मत की और उसके ऊपर उन्होंने माजरत की। उन्होंने कहा कि आज के बाद ऐसा कोई वाक़या जो है वो दोबारा पेश नहीं आएगा। उन्होंने ख़ास तौर पे जो तशद्दुद का निशाना बनने वाले 2 सहाफ़ी थे उन्हें भी गले लगाया और बैरिस्टर गौहर ने कहा कि अलीमा खानम बहनों के साथ अपने भाई इमरान खान के लिए आती हैं, उनका सियासी एजेंडा नहीं है, ऐसा वाक़या नहीं होना चाहिए था, मारपीट और तशद्दुद हमारा मंशूर ही नहीं है। उन्होंने कहा कि हमने कारकुनों को हमेशा पुरअमन रहने की तलकीन की है, मैं माज़रत करता हूँ और इस वाक़े की मैं मज़म्मत भी करता हूँ। माज़रत के बाद उन्होंने दोनों सहाफ़ियों ने सुलह के लिए जो है वो रजामंदी उन्होंने ज़ाहिर कर दी। बहुत अच्छा स्टेप है, मेरे ख्याल में ये पहले ही उसी दिन हो जाना चाहिए था। बैरिस्टर गौहर ने किया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बैरिस्टर गौहर मेरी नज़र में हर वो काम करते हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं करना चाहती। बेसिकली ये सारा वाक़या जो है वो अलीमा खान के सामने हुआ था। मेरी नज़र में अगर तो माज़रत करनी थी, मज़म्मत करनी थी या इन सहाफ़ियों को जो है वो दिलासा देना था तो वह एक्चुअली अलीमा खान साहिबा को देना चाहिए था। उन्होंने तो ये सब कुछ नहीं किया, उनके सामने ही जो है वो सहाफ़ियों को मार पड़ी थी। माफ़ी के लिए जो है वो बैरिस्टर गौहर को जो है आगे कर दिया गया। बैरिस्टर गौहर जो है ऑब्वियसली एक डव के तौर पे कंसिडर किए जाते हैं, सॉफ्ट स्पोकन इंसान के तौर पे कंसिडर किए जाते हैं, तो उनको जो है वो आगे कर दिया गया। उन्होंने अलबत्ता माज़रत कर ली है, लेकिन चलें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं, अगर उन्होंने भी इस आग के ऊपर जो है वो पानी डाला है तो अच्छी बात है, चीज़ों को जो है वो रिजॉल्व होना चाहिए। दूसरी जानिब अली अमीन गंडापुर साहब का जो है वो एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा जी मैं पहले भी कह रहा था कि अफगानिस्तान से बात होनी चाहिए, मेरी पहले भी वफाकी हुकूमत से बात हुई कि कोई जरगा बनना चाहिए। खान साहब कह रहे हैं कि मुझे अफगानिस्तान जाना चाहिए, तो इसके 2 तरीके हैं। पहला कि ये मेरा डोमेन नहीं है कि कौमी सतह पर जाकर बात कर सकूं, इसके बगैर भी मैं वहाँ अपने तौर पर बात कर सकता हूँ। लेकिन मैं आज कौम को बता दूँ कि 9 मई के बाद मेरा पासपोर्ट ब्लॉक हो गया था, मैं अभी तक ब्लॉक हूँ, वो अभी तक ब्लॉक है। मैंने पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया है और मुझे पासपोर्ट बनाकर नहीं दिया। एक वज़ीर आला का पासपोर्ट ब्लॉक है, खान साहब का अगर हुक्म आएगा तो मैं वीज़े के बगैर भी अफगानिस्तान जा सकता हूँ। तो मतलब उनका मतलब है कि मैं वैसे ही बॉर्डर क्रॉस कर लूँगा, ना मुझे वीज़े की ज़रूरत है, ना मेरा चाहे मेरे पास पासपोर्ट ना भी हो। आई मीन आई हैव सीन मतलब आई एम सॉरी टू यूज़ द वर्ड स्टूपिड सॉर्ट ऑफ स्टेटमेंट्स, लेकिन दिस टॉप्स एवरीथिंग। मतलब एक वज़ीर आला खुद कह रहा है कि मैं कानून की खिलाफवर्जी करूँगा और मैं अपना पासपोर्ट भी जो है वो मैं नहीं होगा, मैं फिर भी बॉर्डर क्रॉस करके चला जाऊँगा। कमाल है, मतलब आपने बॉर्डर नाम की चीज़ का ही बेड़ा गर्क कर दिया। दूसरा वो कह रहे हैं कि जनाब मैं इस मामले के ऊपर जो है मैं खुद ही टेकअप कर लूँगा और मैं खुद ही चला जाऊँगा, जबकि आपको पता है आपका डोमेन नहीं है। आप खुद भी ये जानते हैं, आप खुद भी बोल रहे हैं कि आपका डोमेन नहीं है, लेकिन इसके बावजूद यू वांट टू टेक दिस अप। फॉरेन पॉलिसी और डिफेंस मैटर्स ये हमेशा जो होते हैं वो फेडरेशन के हवाले से फेडरल गवर्नमेंट के पास होते हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के पास नहीं होते हैं। और दूसरी बात ये कि यहाँ पे जो मसला है वो है दहशतगर्दी का। आप अच्छी तरह ये बात जानते हैं कि दहशतगर्दी की वजह से जो है वो इस वक्त ये सारे हालात जो है वो टेंस हैं कि TTP जो है जिनके वहाँ पे मुख्तलिफ हाइड आउट्स हैं,
जो जिन्होंने बिल्कुल पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ जो है वो अफगानिस्तान के अंदर कैंप्स बनाए हुए हैं और वहाँ से वो इन्फिल्ट्रेट करते हैं पाकिस्तान के अंदर, यहाँ दहशतगर्दी करते हैं और फिर वापस भाग जाते हैं। असल मसला उसका है। तो उसके बारे में आपका कोई कंसर्न नहीं है, उसके बारे में जो है वो बेसिकली आप जाके उनसे बातचीत करने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये मामला, ये बातचीत करने वाला मामला जो है ना कई सालों से चल रहा है, लेकिन इसकी वजह से अमन जो है वो नहीं आ सका। तो एक तो आपका डोमेन नहीं, और डोमेन के अंदर भी जाके आप वो पॉलिसी देना चाह रहे हैं जो इस वक्त स्टेट की पॉलिसी नहीं है। आई एम सरप्राइज, आई एम रियली सरप्राइज कि गंडापुर साहब जो है वो हमेशा इस किस्म की बात क्यों करते हैं। दूसरी जानिब गंडापुर साहब के वो जो शराब और असला बरामदगी केस था जिसे उन्होंने शहद की बोतल करार दिया था, उसके अंदर उनके वारंट गिरफ्तारी जो है वो जारी हो गए हैं। अदालत ने अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके 17 सितंबर 2025 को अदालत ने पेश करने का हुक्म दिया है और उनकी जानिब से अदालत में कोई भी पेश नहीं हुआ, जिसके बाद उनके वारंट गिरफ्तारी जो है वो जारी हो गए हैं। दूसरा, वी न्यूज़ ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर दी है और उन्होंने बताया कि 9 मई के तोड़ फोड़ के जो मुख्तलिफ केसेज हैं जिसके अंदर इनके मुख्तलिफ रहनुमाओं को सजाएं हुई हैं, वो इस वक्त पंजाब, इस्लामाबाद और दीगर सूबों में गिरफ्तारी से बचने के लिए पंजाब जाने से गुरेजा है और मुतल्लिका हाईकोर्ट्स में दरख्वास्तें तक जो है वो जमा नहीं करवा सकते। गिरफ्तारी से बचने के लिए उन्होंने कहा है कि ये ज़्यादातर रहनुमा जो हैं वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर छुपे हुए हैं, कुछ लोग जो हैं वो पेशावर में हैं, कुछ लोग जो हैं वो गलियात के अंदर भी मौजूद हैं, कुछ को की मेहमान नवाजी या मेज़बानी जो है वो सूबाई हुकूमत कर रही है और कुछ जो है वो अपने खर्चे के ऊपर ही इस वक्त रूपोश हैं। चंद नाम जो उन्होंने लिए हैं उसके मुताबिक शेख वकास अकरम, गिलगित बल्तिस्तान के साबिक वज़ीर आला खालिद खुर्शीद, उनके बारे में बताया जा रहा है कि वो ऑलरेडी वज़ीर आला हाउस के अंदर ही क़याम पज़ीर हैं और वहीं से ऑपरेट कर रहे हैं। इसके साथ साथ ज़ताज गुल और सनम जावेद के बारे में भी बताया जा रहा है कि वो इस वक्त पेशावर में हैं और वो जो है वो इस वक्त पंजाब की तरफ रुख नहीं कर रही। इसके अलावा कराची में गुज़िश्ता 2 रोज़ के दौरान वक्फे से जो मुसलसल बारिशें हैं उन्होंने जनाब तबाही मचा दी है। कराची जो है वो ख़ास तौर पे जो लियारी नदी है वो तो लिटरली दरिया के अंदर जो है वो तब्दील होगी। पिछले कल रात से जो उसकी फुटेज आ रही है बड़ी खौफनाक किस्म की फुटेज है। नशीबी इलाके वहाँ पर डूब गए हैं और मेयर की दरख्वास्त पर चीफ सेक्रेटरी सिंध ने जो है वो वहाँ पर फ़ौज तलब कर ली है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और सूरत हाल का जायज़ा लिया। उन्होंने मलीन नदी में पानी के बहाव को ख़तरनाक करार देते हुए दावा किया कि यहाँ इतना प्रेशर पहले कभी नहीं देखा। आज का दिन एक चैलेंज है, इंतज़ामिया ग्राउंड पर मौजूद है। चंद इतलात के मुताबिक 7 अफराद जो हैं वो अब तक मुख्तलिफ हादसात में जो है वो डूब के जाँ बहक भी हो चुके हैं और मुतादिद अफराद जो हैं मुख्तलिफ वाक़यात में ज़ख्मी भी हुए हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी का एक क्लिप जो है इस वक्त काफ़ी चल रहा है, ये स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे होंगे। वहाँ पे वो एक जगह से गुजर रहे थे जहाँ पे चंद सहाफ़ी वहाँ पे खड़े हुए थे, तो एक सहाफ़ी ने जो है वो उनसे गिला किया कि जी आप हमारे सवालों के जो है वो जवाब ही नहीं देते, आपने दीगर सवाल तो ले लिए लेकिन आपने हमारे सवाल का जवाब नहीं दिया। तो आगे से उन्होंने ये जो आप स्क्रीन के ऊपर इस वक्त देख रहे हैं, फुटेज देख रहे हैं, ये इन्होंने वहाँ पे बनाई, मतलब इन्होंने ये चेहरे के साथ जो है वो इशारा किया लाइक ही वॉज मॉकिंग द जर्नलिस्ट। अच्छा, मैं बिलावल भुट्टो से मतलब इस किस्म की रवैये को कतई तौर पे मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वो इस तरह की हरकत करेंगे। मैं समझता हूँ, ये मेरा गुमान है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी अब काफ़ी हद तक मैच्योर हो चुके हैं एंड ही शुड नॉट हैव एक्टेड लाइक दैट विद अ जर्नलिस्ट। हमारे यहाँ पे बहुत से सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हामिद मीर साहब हैं, नुसरत जावेद हैं, आसमा शिराजी साहिबा हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मतलब आपके वालिद साहब यानी कि आसिफ अली ज़रदारी साहब के इंटरव्यू करने वाले बड़े चंद मखसूस लोग हैं जिनको वो इंटरव्यूज़ देते हैं और ये उनका राइट है, मैं हमेशा उसको रिस्पेक्ट करता हूँ। मेरा नहीं ख्याल कि आप कभी भी इन एंकर्स के सामने इस तरह की शक्लें बनाएंगे। सो मेरी एक एंकर होने के नाते आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप बड़े बड़े एंकरों से जिस तरह मिलते हैं तो इन कोर्ट रिपोर्टर्स, बीट रिपोर्टर्स, पार्टी रिपोर्टर्स जो आपकी बीट को कवर करते हैं पीपल्स पार्टी को, उनके साथ भी जो है वो इज़्ज़त और एहतराम के साथ पेश आइए। आई डोंट एक्सपेक्ट कि बिलावल भुट्टो को इस तरह की हरकतें जो है वो करनी चाहिए, इस तरह की शक्ल बनानी चाहिए थी। आई डोंट थिंक दिस वॉज अ वेरी गुड वे टू डू हैंडल इट। अच्छा जी, इसके अलावा बिलावल भुट्टो साहब ने जो है वो अलबत्ता एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बात होने के बावजूद सैलाब मुतासरीन की इमदाद में ताख़ीर हो रही है। सक्खर में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि मैंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बात की थी कि सैलाब मुतासर इलाकों में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत इमदाद पहुँचाई जाए, लेकिन 2 हफ्ते गुजरने के बाद भी पंजाब के अवाम अभी तक इमदाद के मुंतज़िर हैं। तो उन्होंने एक गिला शिकवा भी किया है। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप और मोदी के दरमियान जो है वो चंद पैगामात का पब्लिकली जो है वो तबादला हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल ट्रुथ के ऊपर जो है वो बयान दिया। उन्होंने कहा कि जी
अमेरिका और भारत दोनों ममालिक तजारती रुकावटों को दूर करने के लिए बातचीत दोबारा शुरू करेंगे और इन मुज़ाकरात के नताइज कामयाबी पर ख़त्म होंगे। वो आइंदा हफ्तों में अपने बहुत अच्छे दोस्त प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से बात करेंगे। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि दोनों अजीम ममालिक के लिए किसी कामयाब नतीजे पर पहुंचने में कोई मुश्किल नहीं होगी। नरेंद्र मोदी ने फिर आगे से जवाब दिया। उन्होंने कहा, जी भारत और अमेरिका करीबी दोस्त और कुदरती शराकतदार हैं। मुझे यकीन है कि हमारे तजारती मुज़ाकरात भारत अमेरिका शराकतदारी की लामहदूद सलाहियत को उजागर करने का रास्ता हमवार करेंगे। हमारी टीमें इन मुज़ाकरात को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने के लिए काम कर रही हैं। मैं सदर ट्रंप से बात करने का भी मुंतज़िर हूँ। हम मिलकर अपने दोनों अवाम के लिए एक रोशन और ज़्यादा खुशहाल मुस्तकबिल को यकीनी बनाएंगे। तो ये बयान जो है वो आया है मोदी की जानिब से। मैंने आपको जब ये इनके ऊपर टैरिफ्स लगे थे, मैंने आपको उसी पर कह दीजिएगा, कहा था कि आप देखिएगा ये इकट्ठे बैठेंगे और कोशिश करेंगे कि इन इशूज़ को जो है अल्टीमेटली मुज़ाकरात की मेज़ के ऊपर जो है वो रिजॉल्व कर लिया जाए। और मेरे ख्याल में पस पर्दा ऑलरेडी ये सब कुछ हो रहा है, जिसकी वजह से पब्लिक पोजीशंस के अंदर जो है दोनों रहनुमाओं की जानिब से ये बयान आता है। आमतौर पे ये चीज़ें पहले से डिसाइडेड होती हैं कि अच्छा जी हम ये कहेंगे, फिर उसके बाद आप ये कीजिएगा। ये बैकडोर डिप्लोमेसी जो है उसके अंदर ये काम चल रहा होता है। दूसरा, क्रिकेट के मैदान से जो है एक बड़ी इंटरेस्टिंग कंट्रोवर्सी जो है वो चल रही है। एशिया कप का जो है वो आगाज़ हो चुका है और इस सिलसिले में कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी वो सारे कप्तानों की, जिसमें भारतीय कप्तान भी वहाँ पे मौजूद थे, सूर्या कुमार यादव, और पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा भी जो है वहाँ पे मौजूद थे। अब इस मौके के ऊपर जो है वो सूर्या कुमार यादव और सलमान अली आगा, इनका आपस में मुसाफिया हुआ है। एक्चुअली सलमान अली आगा ने हाथ आगे किया, तो उसके बाद सूर्या कुमार यादव ने भी उनसे जो है वो हाथ मिलाया और साथ ही साथ उन्होंने मोहसिन नकवी के साथ भी हाथ मिलाया। अब इंडिया के अंदर जो एक तूफान आ गया है और सूर्या कुमार यादव को गद्दार तक के जो है वो लेबल दिए जा रहे हैं कि जनाब आपने इन दोनों पाकिस्तानियों से हाथ क्यों मिलाया है। मैं हैरान होता हूँ कि कितने छोटे और कितने तंग जहन के लोग हैं ये, कि सिर्फ हाथ मिलाने के ऊपर जो है उनको चिड़चिड़ी है। तो जीत तो फिर मॉरल जीत जो है वो तो फिर पाकिस्तान की हुई ना। मॉरल जीत तो फिर मोहसिन नकवी की हुई और सलमान अली आगा की हुई कि जिन्होंने पहल की और उन्होंने हाथ मिलाया। तो स्पोर्ट्स को जो है वो इस किस्म की हरकतों से बालातर रखना चाहिए। मुझे आज भी याद है कि रशिया और अमेरिका के दरमियान जब कोल्ड वॉर चल रही थी, और पता नहीं कितनी दहाइयों तक वो कोल्ड वॉर चलती रही, लेकिन इसके बावजूद आपस में जब स्पोर्टिंग कॉम्पिटिशंस होते थे तो आपस में एक दूसरे के मद्दे मुकाबले लड़ते भी थे और हाथ भी मिलाते थे। तो इतनी बड़ी सुपर पावर्स जो हैं जब आपस में सब कुछ करके जो है वो अपने स्पोर्टिंग टाइज को बरकरार रखती हैं, तो यहाँ पे अपने ही क्रिकेट के कप्तान को जो है इतना रगेदा जा रहा है, इतना उसको बुरा भला कहा जा रहा है कि उसने हाथ क्यों मिलाया। शर्म आनी चाहिए। एब्सोल्युटली शेम ऑन यू, शेम ऑन ऑल दोज इंडियंस हु एक्चुअली थिंक लाइक दैट। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।